हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल्स है, उस फंडामेंटल को समझेंगे तो देन ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सर्टेन सब्सटेंसेस possess the property to rotate the plane polarized light. Such substances are called optically active substances and this phenomena is called optical activity. इसका मतलब ये हुआ, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। करेक्ट। तो यदि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। करेक्ट। तो मैं आपको नीचे बताता हूं। तो देखिए, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, सॉरी ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। कौन सी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट। करेक्ट। तो ऑर्डिनरी लाइट में क्या होंगे कि ऑर्डिनरी लाइट में ये वाइब्रेट करती है ऑल डायरेक्शन में। करेक्ट। सभी डायरेक्शन में क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है ये लाइट। लेकिन जैसे इसको हम निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमको जो लाइट मिलेगी वो मिलेगी प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम पीपीएल कहते हैं। करेक्ट। प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट का खासियत क्या है? उसका खासियत ये है कि वो वाइब्रेट करती है ओनली वन प्लेन में, वो सिंगल प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो इसको बोलते हैं पीपीएल। अब ये जो पीपीएल लाइट जो है, यदि हम इसके मतलब पाथ में यानी इसके वे में ऐसा सब्सटेंसेस रख दे जो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है। करेक्ट। यदि वो रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो जाता है, मान लीजिए हमारा रोटेशन ऐसा था और ये क्लॉकवाइज घूम गया है। करेक्ट। तो यदि ये प्लेन जो है राइट साइड में रोटेट हो जाता है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, कंपाउंड होगा। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। करेक्ट। तो जो राइट साइड में रोटेट कर पाते हैं सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। और उनको प्लस साइन से, यानी उनके रोटेशन को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सम कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं या रोटेट कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। देन ऐसे आइसोमर्स जो होंगे, उन आइसोमर को हम लीवो रोटेटरी यानी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर माइनस साइन से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो लाइट इज प्रोपागेटेड बाय ए वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द ether particle present in the atmosphere, and thus in ordinary light vibration occur in all plane at right angle to the line of the propagation। तो आपने देखा कि हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें आपका वाइब्रेशन क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है। बट इन प्लेन पोलराइज लाइट द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये प्लेन पोलराइज लाइट है और इसमें वाइब्रेशन ओनली एक ही प्लेन में क्या है, डायरेक्शन में है। तो वाइब्रेशन इन अदर प्लेन्स बीइंग कट ऑफ, मतलब बाकी जो अदर साइड के जो है वो क्या हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू ए निकोल प्रिज्म। मतलब ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम निकोल प्रिज्म से इसको पास करेंगे तो हमको मिलेगी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट हमको मिल जाती है। तो देखिए, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। करेक्ट। उनको हम यदि प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो हैव द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग इट्स प्लेन थ्रू ए सर्टेन एंगल विच मे बी आइदर टू द लेफ्ट और द राइट। मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्सटेंसेज है, यदि हम प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में रख देते हैं तो ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं यानी रोटेट कर देते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तब इनको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, और इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। तो दिस प्रॉपर्टी of a substance of rotating the plane polarized light is called the optical activity, and the substances possessing it said to be the optically active। मतलब ये होगा कि ये substances जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं तभी ये ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। करेक्ट। यदि ये प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं करा पाते हैं तो ये फिर ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे।
उसके बाद आता है द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ए सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, मतलब ये हुआ कि आपका ये कितना रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज कितना रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट होगा, ये किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये 3-4 चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन ये है, देखिए द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ट्यूब, मतलब यहाँ पर जो ट्यूब ले रहे हो आप, जिसमें आपने सब्सटेंस लिया है, उसका कितना अमाउंट लिया आपने, उस अमाउंट के ऊपर भी इसका रोटेशन जो है वो अफेक्ट होता है, करेक्ट, कि कितना कम होगा या ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है ऑन द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एग्जामाइंड। लेंथ का मतलब ये हुआ कि आपका इस जो आपने जो लिया है इसका जो पाथ लेंथ कितना है, जितना लेंथ ज्यादा होगा, करेक्ट, उतना ही आपका क्या होगा, रोटेशन भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आता है द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, करेक्ट, यानी आप किस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, किस टेम्परेचर में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो टेम्परेचर भी डिसाइड करता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन, कि आपका क्लॉकवाइज में पॉजिटिव कितना होगा या नेगेटिव कितना होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। एंड नेक्स्ट कंडीशन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, मतलब आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, कौन सी वेवलेंथ को यूज कर रहे हो। मोस्टली सोडियम की जो है वो डी लाइन यूज की जाती है, करेक्ट, ज्यादातर, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रोटेशन आपका कितना होगा। तो ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट भी वेरी करता है, करेक्ट, एंड आपका लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चलिए हम स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भी स्पेसिफिक रोटेशन होता है हमारा, वेदर क्लॉकवाइज हो या हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो, करेक्ट, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पोलरीमीटर, करेक्ट। तो पोलरीमीटर जो है वो आपके क्या करता है, स्पेसिफिक रोटेशन को क्या करता है, मेजर करता है। तो देखिए द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द पोलरीमीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम क्या करते हैं, अल्फा, और बेस में डी है और ऊपर यहाँ पर क्या है, टी है। डी मतलब डी लाइन है ये सोडियम का, और टी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रोटेशन है, इसका सिंबल ये है। तो द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है तो क्या होगा, अल्फा ऑब्जर्व, अल्फा ऑब्जर्व का मतलब है ऑब्जर्व, ये आपका क्या है, रोटेशन है, जो भी कंपाउंड का कितना होगा वो आपको ऑब्जर्व यहां लेना है, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो सैंपल का कंसंट्रेशन यानी ग्राम पर एमएल कितना है वो लेना है, लेंथ जो है हमारी वो आपको लेना है, करेक्ट। तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो अल्फा डी टी का मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन है डिटरमाइंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और डी का मतलब है आपका सोडियम का ये क्या है, लाइन है, डी लाइन जो यूज किया गया है। एल का मतलब मैंने बताया अभी आपको, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन है इन डेसीमीटर्स, एंड सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव कंपाउंड इन ग्राम पर एमएल, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं फॉर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एमाइल अल्कोहल। तो एमाइल अल्कोहल का हम स्पेसिफिक रोटेशन यदि देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और सोडियम का डी लाइन यूज किया गया है लाइट के लिए, करेक्ट। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है अल्फा डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5.756 डिग्री। मतलब ये हुआ कि एमाइल अल्कोहल जो है यानी 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल है, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन माइनस में आता है, मतलब ये लीवो रोटेटरी होता है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, करेक्ट। तो ये आपका डिपेंड करता है स्पेसिफिक रोटेशन कि आपका लेफ्ट में जा रहा है या राइट में रोटेट कर रहा है। तो इस एंगल से हम बता सकते हैं वेदर इट इज लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो द साइन अटैच्ड विद द एंगल ऑफ रोटेशन सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, मतलब जो साइन आपका है वो आपकी डायरेक्शन को बताता है। जैसे नेगेटिव साइन जो हमने देखा इंडिकेट दैट द रोटेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, while the positive sign means that the direction of rotation is towards the right hand side। तो हमने देखा कि रोटेशन यदि हमारा ठीक है एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, करेक्ट, तो यहां पर जो हमारा सिंबल होगा वो माइनस होगा, और यदि हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमारा पॉजिटिव क्या होगा, साइन होगा। तो द रोटेशन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड दिस नीड्स टू बी मेंशन्ड व्हाइल रिपोर्टिंग दिस स्पेसिफिक रोटेशन, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहां पर आप सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म लेते हो तो क्लोरोफॉर्म के लिए आप स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करोगे तो प्लस 24.7 आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है ना। तो ये आपके सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है वेदर आपका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस है या माइनस है। ये हमारा एक डायग्राम है, करेक्ट, ये मेजरमेंट का ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है। तो आप ये डायग्राम को भी समझ सकते हो। तो देखिए ये हमारा बल्ब दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है, नॉन पोलराइज लाइट है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है। तो देखिए इसकी लाइट जो है हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है ना।
तो ये हमारी अनपोलराइज लाइट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिक्स पोलराइजर रखा हुआ है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रिज्म रखा आपने, तो उसके बाद जो आपको लाइट दिख रही है एक ही वाइब्रेट, सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, मतलब ये आपकी पीपीएल होगी, यानी प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ये प्लेन पोलराइज लाइट के रास्ते में यदि हमने यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है, सैंपल ट्यूब है ये, करेक्ट, यहाँ पर एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने प्लेस किया है। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट के दो तरीके हैं, या तो ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है या ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है, करेक्ट। मान लीजिए इस केस में हमने ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रखा गया है जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कराता है, तो वो लीवो रोटेटरी होगा। और यदि वो राइट हैंड साइड में मूव करा देता है तो वो फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पोलरिमीटर है, यानी इसको हम डिटेक्टर कह सकते हैं और एनालाइजर कह सकते हैं। उसके बाद आता है एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल सेंट्रम। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप। मतलब ये हुआ कि हमारा एक कार्बन है और उस कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट एटम और ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, करेक्ट। तो कायरल कार्बन इज डेजिग्नेटेड बाय दैट स्टेरिक सिंबल, करेक्ट। तो स्टेरिक सिंबल से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्टार मार्क करते हैं। स्टार का मतलब होता है कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज इन ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन इज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन जो है वो स्टेरिक सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब ये कायरल है, क्योंकि देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन सब अलग अलग है ना। तो द मॉलिक्यूल हैज 1 कायरल कार्बन एज डेजिग्नेटेड बाय द स्टार, सो मॉलिक्यूल इज कायरल, तो इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। मतलब यहाँ पर यदि हम मिरर प्लेस करेंगे तो ये मिरर में आप देखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर्स बनती है, करेक्ट। जैसे यहाँ पर Br रहेगा, यहाँ पर I रहेगा, यहाँ पर Cl रहेगा और यहाँ पर हमारा H रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर ये इस स्ट्रक्चर पे क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो अभी ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे किस कंपाउंड के, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं वांटॉफ रूल। तो वांटॉफ ने ये बताया द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यदि निकालना है तो शुड भी क्या होगा, 2 की पावर n होगा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ कायरल सेंटर या कायरल कार्बन बोल सकते हो। तो आपके मॉलिक्यूल में जहां पर स्टार कार्बन को दिया गया है वो कितने वाले हैं, करेक्ट, कितने स्टार हैं, मतलब कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल सेंटर है, तो उसका हम क्या करेंगे 2 की पावर n से फॉर्मूले से बता सकते हैं कि इतने आइसोमर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। तो देखिए द फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ द 2 आइसोमर्स, तो यहाँ पर हम फिशर प्रोजेक्शन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये कायरल सेंटर है, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन और H है। इसको जब आप मिरर में देखते हो तो आयोडीन यहाँ दिखेगा, H जो है इसके यहाँ दिखेगा, ब्रोमीन और क्लोरीन अपनी जगह पे दिखेंगे। तो मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 जो है वो आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। मतलब ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लीवो रोटेटरी होगा, यानी एक प्लस का सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे तो दूसरे को माइनस से रिप्रेजेंट करोगे। तो मतलब क्या हुआ, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। मतलब ये हुआ कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट वाला जो है राउंड द क्लॉक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पर प्लस साइन होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा। मान लीजिए सेकंड आइसोमर है इसका अपोजिट होगा तो ये लीवो रोटेटरी बनेगा, ये इसको माइनस सिंबल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी और एल यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम इनांशियोमर्स कहते हैं या उनको इनांशियोमोर्फस भी कहते हैं। 10 कंपाउंड 1 और सेकंड जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो सब क्या है, इनांशियोमर्स है। तो ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनांशियोमर्स आर द सेम एक्सेप्ट 2, मतलब सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इनांशियोमर की सेम होती हैं, 2 चीजों को छोड़ के, करेक्ट। वो 2 चीजें क्या है, एक तो है स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो एक तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसमें वो डिफरेंट होते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो है वो होता है उनका, यदि किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उनकी रेट जो है वो डिफरेंट होंगी, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी की जो स्पीड होगी यानी उसकी रेट होगी वो डिफरेंट होगी, एंड लीवो रोटेटरी की क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट ये तभी पॉसिबल है जब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यदि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तब आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की रेट जो होती है वो सेम होती है, करेक्ट, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशन मैंने आपको अभी भी बताया है
कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है इनांशियोमर की क्या होती है, सेम होती है, करेक्ट। लेकिन क्या डिफरेंट होता है, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द सेम एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि यदि आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस 50 डिग्री पे रोटेट कर रहा है तो उसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओनली साइन चेंज होगा। तो वन विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाई डी और प्लस सिंबल से इसको डेजिग्नेट करते हैं। एंड वन विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी, मींस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डेजिग्नेटेड बाई एल और माइनस साइन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो डिफरेंस ये है, दे रिएक्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद डिफरेंट रेट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उनकी रेट जो होगी वो डिफरेंट होगी, और यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो रेट क्या होगी उनकी, सेम होगी। तो ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये पीपीएल लाइट है हमारा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये हमारा सैंपल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो जो सैंपल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है तो उसको डी यानी प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यदि हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम एल यानी लीवोरोटेटरी और माइनस साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेबल हमारे लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है एनांशियोमर्स के लिए। इसमें हम प्रॉपर्टी क्या है कंपेयर की गई है, तो यहां पर भी कंपटीशन में एक दो क्वेश्चंस आ जाता है प्रॉपर्टी को लेकर। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यदि हम इनांशियोमर के बारे में बात करें या ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, करेक्ट, यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि एक मान लीजिए एक्स वाई जेड पे डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप कनेक्टेड है, तो दूसरे वाले में अलग कनेक्टेड है, करेक्ट। इसीलिए तो क्या होगा, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मतलब ये हुआ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की यदि हम बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे। उसके बाद फोर्थ है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पहले ही बात कर लिया है, ये सेम होती है, करेक्ट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्ट इंडेक्सेस, ये सब क्या होंगे, दोनों ही इनांशियोमर के लिए सेम होती है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आपने देखा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में दो मतलब रूल थे, तो मैंने आपको बताया, यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ, तो यदि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन करना है तो दोनों की सेम स्पीड होगी, सेम रेट होगी। लेकिन यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनकी रेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये हमारे थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनांशियोमर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप इनको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन। मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो देखिए, इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन देन द मॉलिक्यूल मे बी कायरल। तो मतलब मॉलिक्यूल जो है वो कायरल हो भी सकता है और वो अकायरल भी हो सकता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग वेदर इट हैज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो यहां पर मैं एक रूल बताता हूं जो थंब रूल है। थंब रूल यह है कि यदि एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है यानी कायरल सेंटर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बट यदि आपका कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है यानी कायरल सेंटर है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो, करेक्ट, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें जो है वो डिपेंड करती है, करेक्ट। ये मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और किस कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो देखिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और नोट, मतलब उसमें यदि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यानी दो कार्बन आपने देखे, दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, करेक्ट, कायरल सेंटर तो है, बट ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। या फिर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं प्रेजेंट हो तो भी वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। एंड या फिर उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो भी ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज बट इट कैनॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये हो गया कि वो मिरर इमेज तो है, करेक्ट, एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो भी क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और एन ऑब्जेक्ट कैन बी
कट एग्जैक्टली इनटू टू इक्वल हाफ्स, यदि किसी मॉलिक्यूल को हम इक्वल हाफ में कट कर दें, ठीक है, सो दैट हाफ ऑफ इट्स बिकम्स मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ एंड इट हैज बीन प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो भी वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर टार्टरिक एसिड का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये टार्टरिक एसिड में देखो ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, कायरल कार्बन तो हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पर प्लेन है, मिरर प्लेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें यदि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है दोनों। और यदि हम इसके ऊपर रखें इसको, तो OH OH के ऊपर चला जाएगा, फोल्ड करेंगे तो H H के ऊपर चला जाएगा, एंड C डबल बॉन्ड OH इसको कवर कर लेगा, मतलब ये हो गया, ये सुपर इम्पोजिबल हो गया। और जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम आधा ब्रेक करेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर जो 2 है, मिरर इमेज तो है, हेंस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, हेंस इट इज क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कार्बन यदि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। लेकिन 2 और 2 से ज्यादा यदि कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के ऊपर प्रेजेंट मतलब डिपेंड करता है, करेक्ट। तो सिमेट्री देखना बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहां पर देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पर हमने पहला एग्जांपल देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री का, यदि आपका प्लेन मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगला कंपाउंड जो है वो है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, यहां पर सेंट्रल लोकेशन से देखिए, इस सेंट्रल लोकेशन में यदि आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना, सेम डिस्टेंस पे सेम एटम यदि आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो इस C डबल बॉन्ड OH और इस C डबल बॉन्ड OH एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर डिस्टेंस है वो आपकी सेम है, मतलब इसमें आपका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली CH3 H और H और ये H और ये H, तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंपाउंड भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो देखिए a center of symmetry is usually present only in an even numbered rings. For example, the mole of trans 2,4 dimethyl cyclobutane trans 1,3 dicarboxylic acid has a center of symmetry. तो यहाँ पर हमने देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, CH3 to CH3 है, COOH से COOH है, H2H है और H2H है। तो thus if an organic molecule contain more than one chiral carbon, यानी एक से ज्यादा chiral कार्बन तो है, but also have एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यदि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड कैनॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, एंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। इफ द मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन कायरल सेंटर बट नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो इट मस्ट बी कायरल। तो मतलब इसमें न आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, न प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, न एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और एक से ज्यादा यदि कायरल का सेंटर है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, फिर एक्टिव होगा, करेक्ट। तो ये कंडीशंस आपकी अप्लाई होंगे। उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड में देखिए, तो टार्टरिक एसिड में देखिए कि 2 टार्टरिक एसिड, यानी इसका ये मिरर क्या है, इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो एक लीवर रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, तो दूसरा वाला क्या रहा है, क्लॉकवाइज में, तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जो प्लस टार्टरिक एसिड और माइनस टार्टरिक एसिड एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। बट इसका यदि हम स्ट्रक्चर ऐसे कर दे कि यदि दोनों OH एक ही साइड में लाई कर रहे हो, करेक्ट, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, करेक्ट, यानी उसको मेजो टार्टरिक एसिड बोलेंगे। तो मेजो कब बोलते हैं, जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और जब मेजो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होते हैं, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि वन स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो क्या है, मेजो है, करेक्ट। तो मतलब फर्स्ट सेकंड जो है और थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड एनांशियोमर है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो डायस्टीरियोमर्स है, सेकंड और थर्ड भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स है, करेक्ट, यानी इसको मेजो कहा गया है, करेक्ट। तो जिसमें भी मेजो आता है यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, करेक्ट। तो देखिए कंपाउंड विच कंटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो यहाँ पर देखिए ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, करेक्ट। तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड आर द टाइप CABC, मतलब इस C को ABC, ये तीनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों को ही। एग्जिस्ट इन ओनली 3 आइसोमेरिक फॉर्म, तो उसके 3 आइसोमर पॉसिबल है।
तो टू ऑफ दीज आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड द थर्ड ए diastereomers of the first two contain a plane of symmetry. तो is superimposable on its mirror image and is not optically active. तो मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब ये इनांशियोमर है यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जबकि स्ट्रक्चर 3 जो मैंने बताया आपको ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स है। करेक्ट, क्या है, डायास्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट और थर्ड डायास्टीरियोमर्स है, सेकंड और थर्ड भी क्या है, डायास्टीरियोमर्स है। करेक्ट। तो जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, मतलब वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, जबकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कंपाउंड विद टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन विच एटलीस्ट वन सब्स्टिट्यूएंट इज नॉट कॉमन टू बोथ कार्बन ऑकर इन 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया गया है द 4 आइसोमर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, दोनों के अंदर देखिए यहां पर Br है, यहां पर भी Br है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, मतलब दोनों में 2 ग्रुप ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है। तो ऐसे के 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए दोनों Br एक ही साइड में हो, उसको मिरर में देखोगे तो ये दोनों Br इधर दिखेंगे, तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 क्या है, एनांशियोमर है, यानी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज है, तो ये दोनों एनांशियोमर होंगे। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि एक ब्रोमीन राइट में हो, एक ब्रोमीन आपका क्या हो, लेफ्ट में हो, उसको भी मिरर में देखोगे, जो राइट दिख रहा था वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट दिख रहा था वो राइट दिखेगा, मतलब स्ट्रक्चर 3rd एंड 4th भी क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। तो 1 और 2 इनांशियोमर है, 3rd और 4th भी क्या है, इनांशियोमर है, लेकिन फर्स्ट और 3rd, 2nd एंड 4th इनको हम इनांशियोमर नहीं कहते, इनको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो इन जनरल ए कंपाउंड पोसेसिंग एंड डिस्टिंक्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम एग्जिस्ट इज 2 की पावर n ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। तो ये हमने पहले बता दिया है कि कितने कार्बन यदि एसिमेट्रिक है, तो यहाँ पर देखा 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो 2 की पावर 2 होगा, मतलब यहाँ पर 4 बनेंगे, जो हमने देख लिया 1, 2, 3 और 4। करेक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तभी ये कंडीशन अप्लीकेबल होगी। यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अभी आता है कैलकुलेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कुछ कैलकुलेशन देखी थी, इसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहली कंडीशन ये है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, यदि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, A इजिकल टू 2 की पावर n करना है डायरेक्ट। उसमें नंबर ऑफ मीजोफॉर्म कितने होंगे, फिर 0 होंगे। करेक्ट। तो नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर कितने होंगे इस कंडीशन के अंदर, तो R मतलब रेशमिक, तो उसको A/2 करना है, मतलब A जितने भी आइसोमर आएंगे उनको हाफ कर देना है, उसके रेशमिक मिक्सचर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, फिर A प्लस M इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ठीक है, यानी 2 की पावर n प्लस 0, तो मतलब 2 की पावर n आ जाएगा। करेक्ट। इस कंडीशन में कंडीशन नंबर 2 देखिए, व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है एंड हैज इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, देन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स A इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर n-1 एंड नंबर ऑफ मेसोफॉर्म कितने होंगे m, तो इस कंडीशन में करना है 2 की पावर n/2 - 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यदि आपको उसमें रेशमिक मिक्सचर निकालने हैं तो R इक्वल टू सेम रहेगा, A/2 रहेगा आपका। करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, वही आपको A प्लस M को ऐड कर देना है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैज एन ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स, तो द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा A इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2 - 1/2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, यदि वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो ओड नंबर ऑफ क्या हो, कायरल सेंटर्स हो। तो नंबर ऑफ मेजो कितने होंगे, फिर 2 की पावर n/2 - 1/2 करना है। करेक्ट। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, वही A प्लस M अप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2 की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब उसमें आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है ही नहीं, यानी उसमें कायरल सेंटर नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, तो उसमें आता है आपका एलीन। एलीन क्या होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है दोनों तरफ,
तो ऐसे मतलब कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एलिन्स कहते हैं। तो उसमें आपका दो जो कार्बन होंगे वो sp2 होंगे कॉर्नर वाले, करेक्ट, और सेंटर वाला जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? sp हाइब्रिड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को एलिन्स कहते हैं, करेक्ट। तो इस एलिन्स में भी हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए एन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज मतलब सेंटर वाला एटम पोसेस वन electron in each of the two mutually perpendicular p orbitals when it is joined to the 2sp2 hybridized carbon atom। मतलब ये sp कार्बन जो है वो दो sp2 से क्या है? कनेक्टेड है। तो कैसे होंगे? तो इस सेंटर वाले p के पास में देखिए दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर px और py दोनों क्या है? एम्प्टी है, करेक्ट। सिमिलरली राइट वाले का sp2 है तो ओनली यहाँ पर px क्या है? एम्प्टी है। लेफ्ट वाले का भी क्या है? ओनली px एम्प्टी है। तो यदि px से पार्टिसिपेट करे और py मान लीजिए py से पार्टिसिपेट करे तो ऐसे सेंटर वाला कार्बन के क्या होंगे? दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यानी दो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा वो, करेक्ट। एंड लेफ्ट और राइट वाला कार्बन ओनली एक ही पाई बॉन्ड में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये यहाँ पर क्या होगा? एक्सियल ओवरलैप होता है, साइड वे ओवरलैप, सॉरी एक्सियल नहीं, साइड वे ओवरलैप होता है, करेक्ट, जिससे आपके क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए एन as in allene, two mutually perpendicular pi bonds are formed and consequently the pi bonds of the sp2 carbon are in perpendicular plane। तो एलिन ऑफ दिस टाइप ऑफ ABC डबल बॉन्ड C AB, यानी A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A और B क्या है? डिफरेंट होंगे यहाँ पर। आर देयर फॉर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। एंड डिस्पाइट द अब्सेंस ऑफ एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम, फिर भी इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट एज इनैंशियोमर्स एंड सेवरल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैव बीन ऑब्टेन। और इसमें हम सेवरल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो एलिन्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट आता है एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एटम दैट हैज फोर बॉन्ड पॉइंटिंग टू द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ द ग्रुप आर डिफरेंट। तो इसमें भी यदि आपका टेट्राहेड्रल सेंट्रल एटम जो है टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ठीक है, तो भी वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यदि आपका डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हो। तो ये एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद आता है अल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन। तो अल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन तो मतलब द रिप्लेसमेंट ऑफ वन डबल बॉन्ड इन एन एलीन बाय ए रिंग डज नॉट अल्टर द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम एंड अप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड एग्जिस्ट इन द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो ये वाले जो है अल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन, ये भी क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यानी ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। रिलेटेड कंपाउंड इन विच sp2 कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, यदि हम sp2 कार्बन को यहाँ पर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, हैव आल्सो बीन ऑब्टेन एज ऑप्टिकल आइसोमर, तो भी वो क्या करता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। डिफरेंस बिटवीन रेसमिक मिक्सचर एंड मेजो कंपाउंड, तो आपने नाम सुना है कि रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और मेजो कंपाउंड भी क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेसमिक मिक्सचर में दो आपके क्या है? एनांशियोमर इक्विमोलर क्वांटिटी में मिक्स है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस लीवोरोटेटरी, ये दोनों 50-50% में आपने मिक्स कर दिए हैं, करेक्ट। एक्सटर्नली मिक्स करना है इनको, तो वो बनाते हैं आपके रेसमिक मिक्सचर। तो वो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को दोनों डायरेक्शन में इक्वल क्वांटिटी में क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, क्योंकि उतना ही प्लस वाला करेगा और उतना ही आपका माइनस वाला करेगा। तो उसको इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेशन। उससे वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे के को कैंसिल आउट कर देते हैं, करेक्ट। सॉरी, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं इसको, क्योंकि एक कंपाउंड डी अलग है और एल अलग है जो हमने बाहर से डाला है। इसका पॉजिटिव रोटेशन है, इसका माइनस है, तो इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन है बेटा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रोटेशन एंगल होगा, मान लीजिए +50 डिग्री है, तो लीवो क्या करेगा? -50 शो करेगा। तो ये 50-50 एक दूसरे से क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो कंपाउंड आपका क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जबकि मीजो में क्या होता है? मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। जैसे हमने टार्ट्रिक एसिड का थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, HOH, और यहाँ पर भी H और OH। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है वो सब क्या होते हैं? मेजो कहलाते हैं। और मीजो भी ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज कि इसमें ऊपर वाला ग्रुप जो मिरर इमेज है और नीचे वाला ग्रुप मिरर इमेज है, ये एक दूसरे का रोटेशन को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं।
तो मीजो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं और रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ए रेसमिक मिक्सचर कंटेन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एनांशियोमर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अभी एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये हमारा क्या है, लीवो रोटेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेक्स्ट्रो और लीवो जो है रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। करेक्ट, क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल आइसोमर आर मिक्स इन ए सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज इनएक्टिव, तो सॉल्यूशन इनएक्टिव हो जाता है। द रोटेशन ऑफ ईच आइसोमर इज बैलेंस कंपनसेटेड बाय द इक्वल बट अपोजिट रोटेशन ऑफ द अदर्स। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि दोनों आइसोमर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वैल्यू सेम रहेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी हैविंग दिस ओरिजिन इज डिस्क्राइब्ड एज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन बाय द आयन। सच मिक्सचर प्लस एंड माइनस आइसोमर यानी दैट इज रेसमिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द एक्टिव कंपोनेंट। मतलब ये हो गया कि मेजो में से मेजो को हम अलग नहीं कर सकते ग्रुप्स को। करेक्ट, यानी वो कंटिन्यूसली एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हमने बाहर से डाला है। करेक्ट, तो वापस हमको यदि इनको अलग करना पड़े तो डेक्स्ट्रो को अलग कर सकते हैं, लीवो को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू द एक्टिव कंपोनेंट। ए मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन, जो हम देखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये वाला किसका एग्जाम्पल है, रेसमिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। यानी इसमें डी सेपरेट है और एल हमारा क्या है, सेपरेट है, और दोनों का एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरनल कंपनसेशन, जो मैंने आपको मेजो में बताया। तो ये मेजो टार्ट्रिक एसिड का एक एग्जांपल है। तो आप इसमें देख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी दोनों OH एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी दोनों सेम साइड में है। तो यदि आप मिरर में देखोगे तो ये क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। करेक्ट, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो इन मेजो टार्ट्रिक एसिड द इनएक्टिविटी इज ड्यू टू द इफेक्ट विद इन द मॉलिक्यूल and not externally. Correct, the force of rotation due to one of the molecule is balanced by the opposite and equal force due to the other half। मतलब यह क्या होता है कि एक ये पार्ट है, एक हमारा ये है, तो ये अदर हाफ पार्ट जो है इसका रोटेशन क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, द ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिविटी सो प्रोड्यूस इज सेड टू बी ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। तो इन it occurs whenever a compound containing two or more asymmetric carbon atoms has a plane या point of symmetry। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब उसमें plane of symmetry present रहेगी। Since the optical inactivity of such a compound arises within the molecule, the question of separating into active components does not arises। मतलब ये हुआ कि इनको यदि हमको फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को रिमूव करना है, अलग करना है, तो यहां पर हम नहीं कर सकते उसको। अब यहां पर एक एग्जांपल देखिए, तो ये एग्जांपल है CH3 CHCl CHCl एंड CH2CH3। तो आप यहां पर देखो दोनों क्लोरीन जो है एक ही साइड में है, दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, सेम साइड में है। करेक्ट, क्लियर हो गया। लेकिन ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये मेजो नहीं है। इसका जब मिरर देखोगे तो स्ट्रक्चर सेकंड बनेगी। करेक्ट, तो मतलब ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर जो 2 है ये हमारे एनांशियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सिमिलरली देखिए, ये Cl आपका राइट में हो और एक लेफ्ट में हो, तो इसके भी 2 मिरर पॉसिबल है कि एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो स्ट्रक्चर 3 और 4 भी क्या है, एनांशियोमर है, मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमर है। करेक्ट, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड एनांशियोमर, थर्ड और फोर्थ क्या है, एनांशियोमर है। लेकिन स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर थर्ड, 1 और थर्ड, 2 एंड 4, करेक्ट, 1 एंड 4, करेक्ट, ये सब क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। तो 1 और 3 डायस्टीरियोमर्स, सेकंड और फोर्थ भी डायस्टीरियोमर्स, सेकंड और थर्ड भी डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड फोर्थ भी डायस्टीरियोमर्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो नीचे, यहाँ पर दोनों OH जो है एक ही साइड में, दोनों H भी सेम साइड में, और ऊपर और नीचे देखिए C डबल बॉन्ड OH ही है, मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये एकाइरल हो जाता है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड में भी यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये इसके ऊपर जाएगा, HH के ऊपर, OH के ऊपर। तो यहाँ HH के ऊपर जाएगा, OH के ऊपर,
और C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH के ऊपर, करेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आइडेंटिकल हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी RS नोमेनक्लेचर यानी RS कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो देखिए एक्चुअली में RS कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली तब यूज किया जाता है जब कभी कभी ऐसा कंपाउंड होता है कि D और L जो है कंपाउंड के लिए जो है वो डेजिग्नेटेड पॉसिबल नहीं होता है, यानी D और L से नोमेनक्लेचर कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में स्टीरियो आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर जो है यानी ऑप्टिकल आइसोमर का वो RS कॉन्फ़िगरेशन से किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन आता है RS कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। तो देखिए इसको समझेंगे अच्छे से। द एक्चुअल 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग asymmetric कार्बन एटम इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकाला गया ये, तो द सिस्टम विच इंडिकेट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय 3 केमिस्ट, जिसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कॉल, इंगोल्ड एंड प्रिलोम। तो इसको CIP रूल कहते हैं। तो दिस सिस्टम इज नोन एज RS सिस्टम, उसको RS सिस्टम बोलते हैं, कॉल इंगोल्ड सिस्टम। तो देखिए इसका R का क्या मतलब है, तो द लेटर R कम्स फ्रॉम द लेटिन रेक्टस। तो लेटिन वर्ड है रेक्टस, उसका मीनिंग होता है राइट, मतलब ये हमारा रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड होगा, तो हमको R से डिनोट करना है। एंड वाइल S कम्स फ्रॉम द लेटिन सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। यदि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर लेफ्ट में जा रहा है तो हमको S बताना है, और यदि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमको यहाँ पर R बताना है नोटिफिकेशन, करेक्ट। तो इट इज बेटर सिस्टम बिकॉज इन मैनी केसेस कॉन्फ़िगरेशन टू ए कंपाउंड कैनॉट बी असाइंड बाय DL मेथड। तो इस केस में RS नोमेनक्लेचर इज असाइंड एज फॉलो। तो मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जहां पर D और L जो है वो इफेक्टिव नहीं है नोमेनक्लेचर, तो ऐसे केसेस में RS नोमेनक्लेचर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एग्जांपल लेंगे RS नोमेनक्लेचर के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, ईच ग्रुप अटैच्ड टू द स्टीरियो सेंटर्स इज असाइंड एज प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब ये हुआ कि ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसको देखो क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन और फ्लोरीन है। तो इसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको 1 नंबर देते हैं। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको हमने 1 दिया। उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आता है तो यहाँ पर 2 दिया। उसके बाद क्लोरीन 3 यहाँ दिया, तो यहाँ पर 1 2 3 देखोगे तो ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में इसको हम R कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और यदि प्रायोरिटी ऐसा होता था उल्टा 1 2 और 3 ऐसा उल्टा, तभी हम इसको क्या करते थे, S कॉन्फ़िगरेशन कहते थे, करेक्ट, जो हम करने वाले हैं। तो द ग्रुप विद द डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम विद हाईएस्ट atomic number out of the 4 groups get top priority, while the groups with the atom of least atomic number gets the least priority, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फ्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, करेक्ट। तो प्रायोरिटी कैसे होगी हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाले को मिलेगी, यानी आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन को, थर्ड प्रायोरिटी क्लोरीन, फोर्थ प्रायोरिटी हमारे किसको मिलेगी, फ्लोरीन को मिलेगी, करेक्ट। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो मतलब ये हुआ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारी प्रायोरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड कंडीशन है, इफ द आउट ऑफ द 4 अटैच्ड एटम इन कंसिडरेशन 2 आर आइसोटोप, यदि 2 आइसोटोप है लाइक हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, देन प्रायोरिटी गोज टू द हायर एटॉमिक मास, यानी ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी पहले देना है एज हाइड्रोजन। तीसरा रूल है, इफ आउट ऑफ द 4 अटैच्ड एटम इन कंसिडरेशन 2 और मोर आर सेम, यदि एक से ज्यादा यदि सेम आ रहे हैं, देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एटम अटैच्ड नेक्स्ट टू इट। तो उनका जो प्रायोरिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो किस किस एटम से कनेक्टेड है वो देखा जाता है। दैट इज आउट ऑफ CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH गेट प्रायोरिटी, करेक्ट। तो यानी CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH आया है तो किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, तो इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये कार्बन ओनली हाइड्रोजन से ही कनेक्ट है, जबकि ये कार्बन जो है वो 3 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, while deciding the priority, if the atom in consideration is attached is further to an atom through a double bond, then it is treated as if it is attached to 2 such atoms. For example, ये पहले भी हमने देखा है, मैं वापस बता रहा हूँ। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मतलब ये हुआ कि कार्बन 1 जो है 3 बार कार्बन 2 से कनेक्टेड है, तो आप राइट
और 2 आप टॉप एंड बॉटम, इसको फैंटम एटम कहेंगे। सिमिलरली राइट साइड का जो कार्बन 2 है वो भी 3 बार कनेक्टेड है, मतलब एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार टॉप और एक बार बॉटम, करेक्ट। तो इनको फैंटम एटम्स कहते हैं। तो जब हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन को बोलो कितने से कनेक्टेड है, तो ये 3 कार्बन हमको कंसिडर करने हैं। ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ भी आ सकता है, तो मतलब ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन भी जो है 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन, और ये कार्बन इधर ऑक्सीजन और इधर कार्बन, ठीक है। तो इसमें दोनों ही है, ठीक है। इनको हम फैंटम एटम कहते हैं, ठीक है। ऐसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि सी 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, 1 2 और 3, और राइट साइड का नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट में 1, राइट में, ऊपर और नीचे, ये भी 3 हो गया, करेक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ये जब तब डिसाइड करेंगे जब हमारा पहला जो एलिमेंट होगा यदि कॉमन होता है तो हम आगे से डिस्कस करेंगे। फिफ्थ रूल है आफ्टर असाइनिंग दी प्रायोरिटीज। यदि हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया है, असाइन कर दिया है, द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज रिटन एट रिमोटेस्ट वैलेंसीज, यानी गोइंग अवे। मतलब ये हुआ कि हमारा लिस्ट प्रायोरिटी है, हमसे बिल्कुल दूर जाना चाहिए, करेक्ट। वाइल द टॉप प्रायोरिटी ग्रुप इज रिटन इन द टॉप डायरेक्टेड वैलेंसी, यानी टुवार्ड्स द व्यूअर। और जो हमारा मेन प्रायोरिटी है वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डार्कर बॉन्ड से दिखाया गया है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये हमारी तरफ है, और हाइड्रोजन जो है लोएस्ट प्रायोरिटी, इसलिए उसको डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जब रोटेशन देखोगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी को तो भूल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3 देखोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, मतलब ये आर सिस्टम होना चाहिए, करेक्ट। तो इसको यदि इसी को ही हम यदि फिशर प्रोजेक्शन में लिख लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H4 है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पर ये 1 ये 2, तो यानी आपका ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगली कंडीशन है इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन द डैश पोजीशन। मतलब ये हुआ कि यदि लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं है, इन जगह के ऊपर है, तो इसके लिए 2 रूल है। या तो उनको एक्सचेंज करके लेके आओ यहाँ पर, और जैसा रोटेशन आ रहा है एज इट इज उसका रोटेशन हो जाएगा, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है यदि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एग्जैक्ट जो आपको अभी रोटेशन दिख रहा है, यदि आर दिख रहा है तो आपको एस आंसर करना है, ठीक है। और यदि इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एस दिख रहा है, तो फिर आपको आर लिखना है, करेक्ट। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा था, तो स्टेप 1 क्या करोगे, ब्रिंग द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू द डैश बाय विच साइमल्टेनियस एक्सचेंज। मतलब आपको एच को लोवेस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है उसको नीचे लेके आना है। नीचे लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस एक्सचेंज कहते हैं उसको, कि यदि आप इसको कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, और आप लोवेस्ट प्रायोरिटी को आप नीचे लेके आओ। देन दूसरा है ड्रा एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप टिल द थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप्स, ठीक है। देन इफ द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फिगरेशन आर लिखना है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज डिनोटेड एज एस से डिनोट करना है। ग्रुप 4 है ड्रा द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हैविंग इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन टू द वेज डैश फॉर्मूला। तो उसको वेज डैश फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर लेना है, करेक्ट। अब देखिए इसको हमने वेज डैश में कर लिया है, तो यहाँ पर जो आप रोटेशन देख रहे हो ये 1 प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, एस कॉन्फिगरेशन होगा। और यदि ये क्लॉकवाइज जाता था तो आर कॉन्फिगरेशन होता था। देखिए नाउ द ऑर्डर फ्रॉम टॉप प्रायोरिटी टू द वन ऑफ द सेकंड प्रायोरिटी एंड देन टू द वन ऑफ द थर्ड प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड, करेक्ट। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिटरमाइन करेंगे। इफ दिस गिव्स ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज टर्म्ड एज आर कॉन्फिगरेशन। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आर कॉन्फिगरेशन होगा, एंड इफ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑब्टेन देन इट इज असाइंड एज एस कॉन्फिगरेशन। तो आप याद देख सकते हो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड में देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये आर कॉन्फिगरेशन होगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब ये एस कॉन्फिगरेशन होगा। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए नोट दैट द डेजिग्नेशन ऑफ ए कंपाउंड एज आर और एस हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ रोटेशन, करेक्ट। मतलब इस आर का इस एस का प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लस बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, माइनस बताता है लीवो रोटेटरी को, करेक्ट। और आर और एस है ये आपके क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, करेक्ट। तो आर एस का डी और एल से कोई लेना देना नहीं है। द कॉल इंगॉल्ड रूल कैन बी अप्लाई टू एनी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए
chiral molecule to determine whether it is R or S only. For example, in the above case, R configuration is levorotatory is assigned as R minus. मतलब ये हुआ कि R का मतलब क्लॉकवाइज होता है, बट क्लॉकवाइज में जरूरी नहीं कि प्लस ही आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आए, ये जरूरी नहीं है। तो R जो है वो माइनस भी हो सकता है ना। एसिड, नाउ द अदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट विल हैव अपोजिट साइन ऑफ रोटेशन, दैट इज S प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो उस प्लस को और माइनस को जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। RS ओनली आपका क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड होता है। उसके बाद कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट है। तो देखिए, कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग टेट्रा एल्काइल अमोनियम, यानी ये कायरल नाइट्रोजन है, इसमें सारे ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है। शो द ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसमें भी आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिलेगी। कैसे? क्योंकि R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है। ठीक है, सिमिलरली कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग टर्सरी एमाइन, यदि उसमें टर्सरी एमाइन है, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। रीजन, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं उसको, करेक्ट, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगी। नेक्स्ट है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इंटरकन्वर्जन इज ऑलवेज एट रूम टेम्परेचर, सो फर्स्ट एंड सेकंड्स आर आइडेंटिकल। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या है, आइडेंटिकल है। सब्स्टिट्यूटेड एलिन्स डू नॉट हैव कायरल कार्बन बट मॉलिक्यूल इज कायरल, सो शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर देखिए ये भी एलिन है, करेक्ट, इसमें X है, ये Y है, X एंड Y है, तो नो कायरल कार्बन बट ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें कार्बन कोई भी कायरल नहीं है, बट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, करेक्ट, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी क्या है, पाई बॉन्ड है, दोनों के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ओनली दो सब्स्टिट्यूटेड एलिन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन विच ईच sp2 कार्बन हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है, करेक्ट, तो जिसमें आपके ग्रुप जो होंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये थे हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।